वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगला टेस्ट लगाते हैं। आज हो गई है 30 मई 2020। यह है टेस्ट नंबर 366। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 366 तक पहुँच सकते हो। सबका रिविज़न कर डालिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ है उत्सव, दूसरी तरफ है क्षेत्र या उससे संबंधित राज्य। खीर भवानी मेला के सामने उड़ीसा लिखा है, अंबुबाची मेला के सामने जम्मू कश्मीर, मेरू यात्रा के सामने असम लिखा है। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, न्यूज़ में हैं और इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बताइए खीर भवानी मेला कहाँ पर लगता है? खीर भवानी मेला तो कश्मीरी पंडितों में फेमस है, ये लगता है जम्मू कश्मीर में इसका संबंध हो गया 1 का 2 से। अंबुबाची मेला है असम का और मेरू यात्रा है उड़ीसा का। तो इसमें से तो कोई भी सुमेलित नहीं है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है सुमेलित। तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीरी पंडित समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह त्यौहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ अष्टमी के दिन मनाया जाता है। और अंबुबाची मेले की बात करें तो अंबुबाची मेले का आयोजन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पीठासीन देवी की वार्षिक महावारी एनुअल मेंस्ट्रुएशन को दर्शाने वाले त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। बात करें मेरू यात्रा की तो मेरू यात्रा उत्सव उड़ीसा के गंजम जिले में महाविषुब संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। मेरू यात्रा 21 दिन तक चलने वाली तपस्या के अंत का प्रतीक है, जिसे दंडनाता के नाम से जाना जाता है। याद कराइए, कीजिए, इस पर चर्चा है, अलग से पृष्ठ बनाया है। दंडनाता कुछ याद आया? मेरू यात्रा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो इंडिया हाउस नामक राष्ट्रवादी संस्था से जुड़े थे। ये कौन? इनमें से किसी एक की बात हो रही है। इन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी वर्ष 1910 में। इनको क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के चलते गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने वर्ष 1923 में हिंदुत्व शब्द की व्याख्या की और कहा कि भारत केवल उन्हीं लोगों का है जो इसे पितृभूमि और पवित्र भूमि मानते हैं। अब सब कुछ बाउंस अगर मार रहा है तो अपने एक चीज़ तो अधिकतर सुनी होगी, अभिनव भारत फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना। क्या है इसका उत्तर? चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, मदन मोहन मालवीय भी नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है। हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि थी, इसके ऊपर कल ही प्रश्न बनाया गया है। लेकिन इस सवाल का उत्तर है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, या जिनको बोला जाता है वीर सावरकर भी। तो देखिए, वीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर या फिर वीर सावर एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक, वकील, लेखक, समाज सुधारक और हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार थे। क्या नहीं थे ये? सावरकर इंडिया हाउस नामक राष्ट्रवादी संस्था से जुड़े थे। उन्होंने अभिनव भारत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको, और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में द्विराष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के लिए 2 अलग अलग राष्ट्रों की बात कही, जिसे 1937 में हिंदू महासभा ने एक संकल्प के रूप में पारित किया। अब देखिए, वीर सावरकर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी की तीखी आलोचना की। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और बाद में भारत के विभाजन पर कांग्रेस की स्वीकृति पर आपत्ति जताई। उन्होंने एक देश में 2 राष्ट्र के सह अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था। तो पहला वाला करेक्ट है, बीडी सावरकर की बात हो रही है यहाँ पर, विनायक दामोदर सावरकर उपरोक्त परिच्छेद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा वर्ष 2012 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में वर्तमान में प्रत्येक भागीदार देश समान मताधिकार प्राप्त है और प्रत्येक भागीदार देश को। एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। तो शंघाई चीन में स्थित है, बीजिंग चीन में स्थित है, या एशियन मनीला फिलीपींस में स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है, कौन सा सही ढूंढना हमको। न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है शंघाई चीन में स्थित है, मनीला फिलीपींस में नहीं है, ना ही बीजिंग चीन में। मनीला फिलीपींस में किसका है फिर? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और बिल्कुल न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो प्रत्येक भागीदार देश हैं, इसके सदस्य देश हैं, उन सभी को मताधिकार, समान मताधिकार प्राप्त है। अगर विश्व बैंक में देखा जाए तो कुछ खास देशों को वीटो पावर की शक्ति है, लेकिन यहाँ पर समान है।
न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा तो की गई थी, लेकिन 2012 में नहीं, 2013 में की गई थी। तो डी भी करेक्ट ही है ना, शंघाई चीन में ही तो है इसका मुख्यालय, ये भी करेक्ट है, ये वाला गलत है, 13 होगा 2013। तो इसका आंसर केवल सही ढूंढना हमको, 2 और 3 सही है, एक को एलिमिनेट कर दीजिए जहाँ जहाँ पर एक है। तो देखिए वर्ष 2013 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर सहमति व्यक्त की गई थी, तथा वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालिज़ा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। तो सहमति है 2012 में, स्थापना 2014 में, वहाँ लिखा है 2012, वो गलत है। अब देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक में प्रत्येक भागीदार देश को वर्तमान में समान मताधिकार प्राप्त है तथा किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं है, तो दूसरा वाला करेक्ट हो गया। और एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है वो शंघाई चीन में स्थित है, तो तीसरा भी सही हो गया, पहला वाला गलत है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑर्बिट्रेज फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है। इसका प्रयोग अधिकांशतः उन निवेशकों द्वारा किया जाता है जो अस्थिर बाजारों से जोखिम उठाए बिना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। और ऑर्बिट्रेज फंड नकद बाजार और वायदा बाजार में शेयरों के बीच मूल्य के अंतर का फ़ायदा उठाकर काम करते हैं। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ लीजिएगा इसको एक बार और, ऑर्बिट्रेज फंड म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्टिलेजा डिक्लेरेशन, फोर्टिलेजा घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस समूह से है? G7, ब्रिक्स, सार्क या फिर आसियान? फोर्टिलेजा डिक्लेरेशन का संबंध G7 से नहीं है, सार्क से नहीं है, आसियान से नहीं है, किससे है? ये ब्रिक्स देशों से। तो देखिए वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालिजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्थापित किया गया था। और फोर्टालिजा घोषणा में शीर्ष नेताओं द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई थी, याद रखिएगा, 2014 में। छठे प्रश्न पर आ जाइए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पाई चैटबॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इस चैटबॉट का उद्देश्य, किस चैटबॉट का उद्देश्य? पाई चैटबॉट का उद्देश्य देश में वित्त समावेशन को बढ़ावा देना है, और यह देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल है। इस चैटबॉट को एनआईसी ने बनाया है। देखिए सब कुछ एनआईसी नहीं बनाएगा, गलत है, एनपीसीआई ने बनाया इसको। तो गलत असत्य हम ढूंढना है हमको, तो नीचे देख लिया कीजिए कि सही है पूछा है, सही नहीं है पूछा है, मतलब गलत पूछा तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये गलत है, तो 3 गलत है ना केवल यहाँ पर। तो थर्ड कटेगा, ये करेक्ट, ये करेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट ढूंढना, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। तो देखिए हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया, एनआईसी ने नहीं, ने पाई नाम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित एक चैटबॉट की शुरुआत की है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लोगों को 24/7 एनपीसीआई के लेन देन से संबंधित सभी प्रोडक्ट्स के बारे में जागरूक करेगा। और एनपीसीआई की अगर बात करें तो देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 30 मई है, यानी 2 दिन पहले यह मनाया गया होगा। यह दिवस द हंगर प्रोजेक्ट नामक वैश्विक संगठन की एक पहल है, और ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत को इस सूचकांक में 119 देशों में से 103वां स्थान दिया गया है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया, और द हंगर प्रोजेक्ट नामक वैश्विक संगठन के द्वारा मनाया जाता है ये। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत की 119 देशों की सूची में 103वें स्थान पर है भारत। अब सही तो इसमें सारे के सारे डी है इसका उत्तर। तो देखिए प्रत्येक वर्ष 18 मई को विश्व भूख सूचकांक वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस द हंगर प्रोजेक्ट नामक वैश्विक संगठन की एक पहल है। द हंगर प्रोजेक्ट वैश्विक स्तर पर भूख के लिए एक तर्क संगत उपाय खोजने के लिए प्रतिबद्ध एक वैश्विक संगठन है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि वर्ष 2050 तक लगभग 2 बिलियन लोग गरीबी के दायरे में आ जाएंगे और उन्हें भूख की कमी का सामना करना पड़ेगा। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2018 कहती है कि भारत को इस सूचकांक में 119 देशों की सूची में 103वां स्थान प्राप्त है। अब देखिए, देश में भुखमरी के स्तर को गंभीर श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 800 मिलियन लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो खाना खराब ना करें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही मार्केट से ख़रीदें और ख़ुद भी उतना ही बनाएं जो फेंकना ना पड़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवेज यात्री और वस्तुओं के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए देश की एक महत्वपूर्ण सड़कें हैं। तो ये तो पढ़ने में लग रहा है कि हाँ भाई करेक्ट होगा, तो करेक्ट है ये सड़कें देश में लंबाई और चौड़ाई में आर पार फैली हुई हैं तथा राष्ट्र एवं राज्यों की राजधानियों, प्रमुख पत्तनों, विदेशी राजमार्गों को जोड़ती हैं। यहाँ तक तो समझ में आता है। विदेशी राजमार्गों को भी जोड़ती हैं क्या? बिल्कुल जोड़ती हैं, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका उत्तर है। तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज यात्रियों और वस्तुओं के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए देश की महत्वपूर्ण सड़कें हैं। ये जो सड़कें हैं देश में लंबाई और चौड़ाई में आर पार फैली हुई हैं और तथा राष्ट्रीय एवं राज्यों की राजधानियों को, प्रमुख बंदरगाहों को, रेल जंक्शनों को, सीमा से लगी हुई सड़कें तथा विदेशी राजमार्गों को जोड़ती हैं। राजमार्ग या एक्सप्रेस वे में देश में सड़कों की कुल लंबाई का केवल लगभग 1.7% है और कुल सड़क यातायात 40% इन सड़कों के माध्यम से होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। भारत में प्लास्टिक की मांग वर्ष 2013-14 की तुलना में 2017-18 के बीच कमी हुई है। भारत में प्लास्टिक की मांग में 2013-14 की तुलना में 2017-18 के बीच कमी हुई है और हाल ही में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बदलकर केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया गया है। देखिए, दूसरा वाला तो करेक्ट है, पहला गलत है। कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है। भारत में प्लास्टिक की मांग में 2013-14 की तुलना में 17-18 के बीच वृद्धि हुई है, वृद्धि, कमी नहीं हुई है। प्लास्टिक की तो बहुत सारी चीज़ें, सब प्लास्टिक ही खा रहे हैं आजकल। सड़क पे चलती हुई गैया प्लास्टिक खा रही है, जानवर खाने के साथ प्लास्टिक खा जाते हैं। तो प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए। दूसरा वाला करेक्ट है, स्टेटमेंट केवल 2 हो जाएगा। तो देखिए, कथन एक सही नहीं है क्योंकि भारत में प्लास्टिक की मांग में वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच 8.9% की वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। वर्ष 2022-23 तक यह अनुमान 24 मिलियन टन और वर्ष 2027-28 तक 35 मिलियन टन पहुंचने की उम्मीद है। चूँकि यहाँ बात एक आती है किसकी? केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान की। तो अगला प्रश्न इसी के ऊपर है। केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान CIPET की स्थापना वर्ष 1968 में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से चेन्नई में की गई थी, मतलब UNDP की मदद से। वर्तमान समय में यह भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। उर्वरक मंत्रालय के अधीन है क्या? केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है अभी क्या? केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। फिलहाल यहाँ पर दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इसका उत्तर सी है। तो देखिए, उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान CIPET की स्थापना 1968 में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मदद से चेन्नई में की गई थी और वर्तमान समय में यह भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गिंडी, चेन्नई। इसका प्राथमिक उद्देश्य है शिक्षा एवं अनुसंधान के संयुक्त प्रयासों द्वारा देश में प्लास्टिक उद्योग के विकास में योगदान करना। तो ये 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। ये टेस्ट तो आना था मॉर्निंग में, लेकिन कुछ लेट होने के कारण ये आया इवनिंग में। हर टेस्ट को
अच्छे से पढ़ें, उसको इग्नोर ना करें। धन्यवाद।